बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है कुछ? ठीक है। रिप्लाई तो आप करते नहीं हैं, तो रिप्लाई थोड़ा किया कीजिए बच्चों। और क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आजकल आप, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, कैसे होगा फिर? क्वेश्चन पूछो बेटा कमेंट्स में, खूब सारे क्वेश्चन पूछो, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए क्लास 12 के बच्चों क्या पढ़ रहे थे हम? ग्रुप 16 11 4 क्वेश्चंस बोलते हैं। पहला वीडियो हो चुका है इसका। नाउ हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर लेंगे, दैट इज अवर सेकंड वीडियो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली प्रॉपर्टी आज की। क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बोलो बोलो बोलो। देखो बेटा, क्या ये रहा एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ये रहा एक एटम। इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये एटम है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्लस एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आ गया, तो इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनर्जी बाहर निकलेगी। इस एनर्जी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो आप बोलोगे एक न्यूट्रल एटम में, क्या बोला हमने? न्यूट्रल एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी। ना एनर्जी बाहर कब निकलती है? जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है ना बच्चों, ये तो पता है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन अंदर आया एटम के अंदर, और ये क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसके न्यूक्लियस और इस नए इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस न्यूक्लियस और नए इलेक्ट्रॉन के बीच में एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने की वजह से एनर्जी बाहर निकली, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मैं क्या बोलूंगा? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन is added to a neutral gaseous atom। याद रखना, ये न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रल गैसियस एटम के में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां तक समझ में आया बच्चों? यहां तक क्लियर? एनर्जी क्यों बाहर निकली ये भी बता दिया, क्योंकि उस न्यूक्लियस और नए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, अब खुद कॉमन सेंस लगाओ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब हमारे पास सवाल आता है ज्यादा कब निकलेगी और कम कब निकलेगी, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है साइज के ऊपर और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। कॉमन सेंस की बात, साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास पास होंगे, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास पास होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, और ज्यादा बाहर निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा, है ना। दोबारा, साइज जब छोटा होगा, भाई देखो ना, दो एटम है, एक एटम ये बड़ा एटम है, तो इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएगा तो आउटर मोस्ट शेल में आएगा, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज पे। किस पे? एटॉमिक साइज पे। साइज अगर छोटा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, और साइज अगर बड़ा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन, ये एलिमेंट है, और यहाँ पे इनकी ईजीई, ईजीई पता है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसकी यूनिट है किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल। अब डाउन द रूट जाएंगे तो साइज क्या होगा? डाउन द रूट जाने पे एटॉमिक साइज इंक्रीज, है ना बच्चों। डाउन द रूट जाने पे पता है आपको, शेल बढ़ता है, और शेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, और साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए। एग्रीड? यहां तक आ गया।
पर जब हम वैल्यू को देखते हैं तो ऑक्सीजन में लिख ली -141, सल्फर में लिख ली -200 है, ये तो बढ़ रही है। एक्सेप्शन है यहाँ पे, ये देखो ये एक्सेप्शन हो गया, क्या हो गया एक्सेप्शन। ठीक है, सेलेनियम की कितनी -191, टेलुरियम की कितनी -190 और इसकी कितनी -184। अब देखो तो एक्सेप्शनल चीज कहां है, यहां तक समझ में आया बच्चों, है ना। तो एक्सेप्शनल चीज कहां पे है, ऑक्सीजन सल्फर। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या बना कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होती कम होती है, ऑल्दो उसका साइज छोटा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो उसका क्या होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। यहां तक आ गया, इसको हटा दूं बच्चों, वैल्यू को रहने देंगे भी, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। अब देखो बेटा क्या तो क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन सल्फर, लोअर देन दैट ऑफ सल्फर। क्वेश्चन है तो भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम क्यों है, क्योंकि हमने भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा तब जब साइज छोटा, ठीक है, इसका साइज बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, पर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा। देखो क्या ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफीग्रेशन देखो 1s2 2s2 2p4 और सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कंफीग्रेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। इसका लास्ट शेल देखो थर्ड शेल, इसका लास्ट शेल क्या है, सेकंड शेल है। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 है, कितने 8 आ सकते हैं ना मैक्सिमम। 2s2 2p6 है कितने 6 है, यहाँ पे कितने आ सकते हैं 18 और है कितने सिर्फ 6। तो समझिए ऑक्सीजन आइटम पहला शेल दूसरा शेल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या बोलेंगे इसके वैलेंस शेल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये ऑक्सीजन आइटम है। अगर मैं सल्फर की बात करूं पहला शेल दूसरा शेल तीसरा शेल, अब तीसरा शेल में 3D सबशेल होता है, तो 3D सबशेल को बढ़ाने अकोमोडेट करने के लिए ऐसे पढ़ सकते हो, 3D सबशेल को अकोमोडेट करने के लिए थर्ड शेल को अपना साइज बढ़ाना पड़ता है। तो जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां भी है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां भी है, पर यहां पे इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे, क्यों, क्योंकि 3 सबशेल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे होगी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे, इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है, यहां समझ में आया। अब इस हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, बोलो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द वैलेंस शेल causing repulsion to the incoming electron। अब क्या बोलोगे, ऑक्सीजन आइटम का साइज छोटा होता है, उसके वैलेंस शेल में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इसकी वजह से हाई ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट कॉजेज मोर रिपल्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, thereby decreasing the value of electron gain enthalpy। समझ में आ गया है ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी ऑक्सीजन की। मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसमें एक छोटी सी बात और करते हैं, फिर इसको हटाते हैं, फिर नए उस पर आएंगे। समझ में आ गया, कंसेप्ट आ गया, इसको नोट कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जो है जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे जो डेल्टा एच बने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 किलो जूल है ना, पर जब O नेगेटिव दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा O2 नेगेटिव बनेगा। आपको पता है भाई CaO है, MgO है,
Na2O है, इसमें ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O2 नेगेटिव, इसमें किस फॉर्म में, O2 नेगेटिव, इसमें किस फॉर्म में, O2 नेगेटिव। ऑक्सीजन हमेशा O2 नेगेटिव के फॉर्म में होता है। ऑल्दो उसकी जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा H, अब देखो क्या है, न्यूट्रल आइटम में इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, इसका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो एनर्जी बाहर निकल रही है। पर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया नेगेटिव नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन है ना बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो अब क्या होगा, डेल्टा H2 प्लस 702, अब इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 702 किलोजूल एनर्जी देनी पड़ेगी किसको, इस इलेक्ट्रॉन को। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। समझ में, हाँ या ना, कहते समझ में आया। आगे चलें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म। अब इसके ऊपर ऑल्दो एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, पर अभी यहाँ नहीं कराएंगे, थोड़ा और पढ़ लोगे तब जाके आगे कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो मेरे ख्याल से एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आज की सेकंड प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी कहेंगे, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी होंगी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 +2 +4 +6, ठीक है। अब देखो, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें ना, ऑक्सीजन लास्ट में होता है 2s2 2p4, सल्फर 3s2 3p4 है ना, सेलेनियम 3d10 4s2 4p4, शॉर्ट में लिखा बेटा, टेलुरियम 4d10 5s2 5p4, और पोलोनियम रेडियो एक्टिव है 4f14 5d10 6s2 6p4। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या दिखाएंगे, पहला ऑक्सीजन shows -2 oxidation state since it is the second most electronegative element। इसके बाद आफ्टर फ्लोरीन है ना बेटा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर मैं बोलूं -2 कौन दिखाएगा, ऑक्सीजन दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बट अब ट्रेंड्स को देखना ना, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, डाउन द रूट जाते हैं क्या होता है, साइज बढ़ता है, आपको दिख रहा है सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है। तो नोट क्या, टेंडेंसी टू शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो सबको पता है, ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन जो है -2 ऑक्सीजन स्टेट सबसे ज्यादा दिखाएगा। अब यहां देखो एग्जांपल है CaO, MgO, Na2O, ये सारे क्या है, Na2O, आई एम सॉरी, ये सारे क्या है, ऑल दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट क्यों आता है वो -2 ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है। पर -2 ऑक्सीजन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये होगी खत्म, ठीक है। अब एक चीज और, ऑक्सीजन OF2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। OF2 अकेला ऐसा कंपाउंड है जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट +2, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अब OF4 एंड OF6 ये नहीं बन सकते, कैन नॉट बी फॉर्म ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना बेटा। ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल ही होते हैं। अब बोलोगे सर डी ऑर्बिटल की जरूरत कैसे पड़ी, हमने कहा चलो सल्फर पे आते हैं।
सल्फर के आगे क्या होगा 3d0, तो सल्फर पे आते हैं, ये है 3s, ये है 3p और ये है 3d। ये है 3d। एक बार और बना देता हूं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 3s, फिर आया 3p, फिर आया 3d। ठीक है, अभी सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? ये 3s2 3p4। अभी दो इन पे इलेक्ट्रॉन है। सल्फर को अगर +4 ऑक्सीजन स्टेट दिखानी है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा, यहां पे सल्फर इन +4, 1x 2x 3x 4x ये हो गया। और सल्फर को अगर +6 दिखानी है तो सारे इलेक्ट्रॉन को इन्वर्ट करना पड़ेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां जाएगा। 1x 2x x कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना बेटा? तो आपने क्या देखा कि भाई अगर आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है या +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी है तो आपको d ऑर्बिटल की जरूरत है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा p में से, और या s से भी हो सकता है। पर ऑक्सीजन के पास तो d ऑर्बिटल होते ही नहीं है। डी ऑर्बिटल 2d सुना है किसी ने? नहीं सुना। तो ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते, इसलिए ऑक्सीजन +4 और +6 ऑक्सीजन स्टेट नहीं बनाता, नहीं शो करता, यानी कि कंपाउंड OF2 तो बनेगा पर OF और OF6 नहीं बनेगा। समझ में आ गया? यहां तक आगे बात समझ में नोट कर लिया बच्चों आपने? आगे चलें, ठीक है, गुड। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है, हटाया इसको। अब आपने देखा कि सल्फर ने +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, ठीक है, +4 +6 ऑक्सीजन दिया है। इसके पास यहाँ पे 4d होगा, इसके पास यहाँ पे 5d होगा। बट क्या है, नोट क्या है? अब देखो क्या है, +6 ऑक्सीजन स्टेट दिखानी है तो यहां से ये है 3s है, s से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा। अब s से पहले कौन आ गया? d, s से पहले कौन आ गया? d, s से पहले कौन आ गया? d और f। ठीक है, अब इनका क्या होता है? इन सब का क्या होता है? इन सब का होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पता है ना आपको? सपोज इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे। अब अगर D आता है तो अपने साथ पुअर शील्डिंग इफेक्ट लाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कौन है? 3d है, पुअर होगा। 4d है, न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे उतना शील्डिंग इफेक्ट और पुअर। तो 4d का शील्डिंग इफेक्ट 3d से और कम होगा, 5d और 4f का और कम होगा, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6s पे बढ़ जाएगा। नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब पता है कि ये वाले जो सबशेल्स हैं, ये न्यूक्लियस, ये 6s को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं बचा पाएंगे। अंदर वाले बचाते हैं ना, उसी को बोलते हैं शील्डिंग। तो न्यूक्लियस क्या करेगा? पोलोनियम का न्यूक्लियस क्या करेगा? 6s को अंदर खींच लेगा, तो एक्साइट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो नोट क्या है? टेंडेंसी टू शो +6 ऑक्सीडेशन, +4 नहीं, सिर्फ +6, क्योंकि +6 कब हो रही है? जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, S से D में जा रहा है। +6 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या लिख रहा है भैया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। समझ में आ गया? अब अगर मैं पूछूं SF6 और TeF6 में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? SF6, क्योंकि T में +6 दिखाने की टेंडेंसी कम होगी, SF6 ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू TeF6। मेरे ख्याल से सेकंड प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? चलिए अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। कैटिनेशन आपको पढ़ा दी थी, कैटिनेशन में ज्यादा कुछ करना नहीं है। और अगली प्रॉपर्टी है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कैटिनेशन, ठीक है। फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी।
देन विल मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कैटिनेशन बोलो क्या होता है? कैटिनेशन को क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। है ना, एलिमेंट की अपने आप में जोड़ने की टेंडेंसी। अब ऑक्सीजन किस फॉर्म में यूज करता है? O डबल बॉन्ड O2O3 O2O3। और सल्फर किस फॉर्म में यूज करता है? एसिड, सेलेनियम Fe8 और ये Te8। और एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है? पढ़ाया था आपको ये कुछ दिन पहले, पिछले वीडियो में पढ़ाया था। तो अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बताओ सबसे बड़ा कैटिनेशन कौन दिखाएगा? देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, बेसिक चीज। कैटिनेशन जो है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये दो बातें भाई। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तभी तो टिका रहेगा, बॉन्ड अगर वीकर होगा तो जल्दी टूट जाएगा, है ना, सीधी सी बात है। बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर होगा तभी तो लंबी लंबी चेन्स बनाएगा। सल्फर H6 भी बनाता है, H20 तक बनाता है, और मोस्ट स्टेबल जो है वो एसिड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कैटिनेशन कौन दिखाएगा? सल्फर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाता है। ठीक है, और O बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड जो है, ये वीक बॉन्ड है। आप बोलोगे वीक बॉन्ड क्यों है? आपको बोलना चाहिए सर वीक बॉन्ड क्यों है? भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। पर देखो क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं बहुत सारे, और लोन पेयर साइज छोटा होने की वजह से लोन पेयर ना बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड। मोरओवर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता, क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो अगर सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता, सिंगल बॉन्ड वीकर क्यों है? क्योंकि साइज छोटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पास पास, रिपल्शन ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। सल्फर की सिंगल बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। फिर कौन दिखाएगा? अब यहां से आ जाएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, therefore M bond strength decreases, therefore tendency to show catenation decreases। डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बड़ा कराएंगे, बॉन्ड वीक बनाएंगे, कैटेनेशन दिखाने की टेंडेंसी घटाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैटेनेशन समझ में आ गया होगा। सबसे बढ़िया कैटेनेशन कौन दिखाएगा? सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर ऑक्सीजन, सबसे आखिरी में ऑक्सीजन। मेरे ख्याल से कैटेनेशन समझ में आ गया होगा। ज्यादा लंबी प्रॉपर्टी नहीं है। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। अब देखो, हटाओ इसको। अब देखो एक और प्रॉपर्टी आती है छोटी सी, उसको भी निपटा लेते हैं, फिर देन वी विल मूव ऑन टू केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रॉपर्टी है ये आज की, और इसका नाम है मल्टीपल बॉन्डिंग। फोर्थ प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है? मल्टीपल बॉन्डिंग, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। तीन बॉन्ड से ज्यादा तो बनते नहीं है। अब ऑक्सीजन क्या करता है? वो डबल बॉन्ड बनाता है, और सल्फर सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब याद रखना बेटा, ओ डबल बॉन्ड कैसे बना? पहले ओ सिंगल बॉन्ड बना होगा, फिर इनके पी ऑर्बिटल में साइड बाय साइड ओवरलैप किया होगा। क्या बोलेंगे इसको? पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बोलेंगे ना भाई। दो पी ऑर्बिटल हैं, वो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना बीच में, पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, इतना तो पता है बच्चे 12th क्लास में आप लोग।
तो जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो छोटा होना चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाने के लिए ना, मल्टीपल बॉन्डिंग कंसेप्ट सीखो। मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाने की टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज अगर बड़ा तो मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाने की टेंडेंसी कम, साइज अगर छोटा तो मल्टीपल बॉन्डिंग ज्यादा। ठीक है, तो डाउन द रूट जाएंगे क्या होगा, साइज ऑक्सीजन से सल्फर जाओगे, सल्फर से सेलेनियम जाओगे, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, इसका और बड़ा, तो डाउन द रूट जाएंगे क्या, साइज इंक्रीज, और साइज इंक्रीजेस तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड इंक्रीजेस तो मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाने की टेंडेंसी डिक्रीजेस। तो सबसे बढ़िया मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा सल्फर। ठीक है, और कौन से बनाएगा, पी5 मल्टीपल बॉन्ड। अब ऊपर देखना, ऑक्सीजन बनाएगा और कौन से बनाएगा, पी5 मल्टीपल बॉन्ड। अब सल्फर का नाम सुना, अगर मैं SO2 की बात करूं और SO3 की बात करूं तो SO2 का साइज क्या होता है, SO2 क्या बनता है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सल्फर 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 डबल बॉन्ड नहीं बनता, पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सल्फर एटम का साइज बड़ा है, दोनों सल्फर का साइज बड़ा, यहाँ पे एक बड़ा है पर दूसरा तो छोटा है ना, तो बॉन्ड लेंथ सल्फर सल्फर की लंबी होगी, सल्फर ऑक्सीजन की छोटी होगी, क्योंकि सल्फर सल्फर दोनों का साइज बड़ा, सल्फर ऑक्सीजन में एक का बड़ा पर एक का तो छोटा। आया आया आया। SO3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। अब ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। अब यहाँ पे तो p5 बनी, p ऑर्बिटल की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। यहाँ पे कौन सी बनी, चेक करते हैं। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +4, यहाँ पे सल्फर की क्या है, +6। अब सल्फर इन +4 SO2 बना रहे हैं, योगा 3s, योगा 3p, योगा 3d, और SO3 में कौन सी है, सल्फर इन +6, ये रहा 3s, ये रहा 3p, एंड दैट्स गोइंग टू बी 3d। अगर +4 है तो एक लोन पेयर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक साइड हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, एक ऑक्सीजन आएगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन आएगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब देखो इस वाले ऑक्सीजन ने जो पाई बॉन्ड बनाया वो सल्फर के p के साथ बनाया, और इस वाले ऑक्सीजन ने जो पाई बॉन्ड बनाया वो सल्फर के d के साथ बनाया। तो एक पाई बॉन्ड जो बना उसको बोलेंगे p पाई, ऑक्सीजन का p के साथ, ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन तो p में होता है, तो p और दूसरे ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, d में गया, तो उसको क्या बोलेंगे, p पाई d पाई, p पाई d पाई। SO3 में आई कितने ट्रिपल बॉन्ड है, 3, यानी कि सारे के सारे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। अब एक ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, पहले 3 बॉन्ड बनेंगे, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन तीसरा ऑक्सीजन, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये 3 क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया बॉन्ड। आई एम सॉरी, अब ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन कहां आएगा, यहाँ बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा। ये 3 कौन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। कंसेप्ट सीखिए, इनमें से एक क्या है, ऑक्सीजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p, सल्फर का p, यहाँ पे ऑक्सीजन का p, सल्फर का d, यहाँ पे ऑक्सीजन का p, सल्फर का d, तो एक तो है p पाई, और बाकी दो जो होंगे वो क्या होंगे, p पाई d पाई। कंसेप्ट आया समझ, ठीक है। तो पहली बात क्या सीखा, सबसे बढ़िया मल्टीपल बॉन्डिंग कौन दिखाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाने के लिए साइज क्या होना चाहिए, छोटा। दूसरी बात, ऑक्सीजन के जो मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे वो कौन से होंगे, p पाई, ठीक है। सल्फर का साइज बड़ा, तो सिंगल बॉन्ड लंबा, सिंगल बॉन्ड अगर लंबा हो जाएगा तो p ऑर्बिटल दूर हो जाएगा, इसमें साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक। पर जब SO2 SO3 बनता है तो हमें पता है उनमें मल्टीपल बॉन्ड्स बनता है, तो आपने देख लिया कि एक SO2 में एक p पाई एक p पाई d पाई है, ये दो p ऑर्बिटल की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बना होगा, एक p और एक d, एक p और एक d। समझ में आया, तो मेरे ख्याल से मल्टीपल बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। तो हमने ग्रुप 16 की बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली है, वी हैव एंडेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, वी हैव फिनिश्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज
एंड देन द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चन पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।